नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरमेंट प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर समझ को बेहतर किया जा सके, जिस समझ के आधार पर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आज किन खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले सप्ताह लगातार चर्चा में रही है और महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली खबर हमारी जुड़ी हुई है तसराप या तत्सराप चूज संरक्षित क्षेत्र से। एक कंजर्वेशन एरिया है, एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित हुआ है जो अब भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन एरिया कह सकते हैं आप, प्रोटेक्टेड एरिया होगा। तो किस अधिनियम के तहत इस संरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया है, उस अधिनियम को भी जानेंगे, उसकी धारा को भी जानेंगे और इसकी सामान्य विशेषताओं पर बात करेंगे। दूसरी खबर हमारी जुड़ी हुई है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से। तीसरी खबर होगी शिपिंग उद्योग के माध्यम से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और उसके समाधानों पर। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ है, उस पर बात करेंगे। उसमें शिपिंग उद्योग के माध्यम से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर किस प्रकार से नियंत्रण लगाया जा सकता है या उसका किस प्रकार से समाधान हो सकता है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और चौथी खबर हमारी जुड़ी हुई है भारत में मॉनसून के जल्दी आगमन से। भारत में इस बार जो मॉनसून है वो जल्दी आ रहा है, तो इसका भारतीय कृषि पर एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। साथ ही भारत के कुछ क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो सकती है जिससे फसलें खराब होने या एक प्रकार से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इसका एक सकारात्मक प्रभाव ही दिखाई दे रहा है। विशेष तौर से कृषि की उत्पादकता भारत में बेहतर हो सकती है खरीफ फसलों की। तो इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी तसराप जो संरक्षित क्षेत्र पर। कहां पर ये स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है और भारत का अब ये सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व होगा, सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया होगा, जिसका नाम होगा तसराप जू कंजर्वेशन रिजर्व। इसको अधिसूचित कर दिया गया है और इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो किस अधिनियम के तहत आया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी घोषणा हुई है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस धारा के तहत इसकी घोषणा हुई है? वो धारा है 36A का सब क्लोज 1 के तहत इसको अधिसूचित किया गया है, एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में, एक प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में। तो इसके माध्यम से जो सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार के घोषणाओं का सबसे ज्यादा महत्व होता है वो उस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने, उसे आगे बढ़ाने और उसकी जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से इस प्रकार के नोटिफिकेशन, इस प्रकार की घोषणाएं ज्यादा महत्व रखती है। ये हिमाचल प्रदेश का कौन सा संरक्षण रिजर्व होगा? पांचवा होगा, यानी चार पहले से है। तो ये चार कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। चार कौन कौन से हैं? एक है दारलाघाट संरक्षण रिजर्व, एक है नैना देवी संरक्षण रिजर्व, एक है पोटर हिल संरक्षण रिजर्व और एक है शिल्ली संरक्षण रिजर्व। अब इस तसराप चू ये पांचवा संरक्षण रिजर्व है और ये भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि इसका क्षेत्रफल 1585 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व के रूप में इसको मान्यता प्रदान करता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से किसके लिए खास है? हिम तेंदुए। स्नो लियोपार्ड्स के लिए मुख्यतः फेमस है, उसी के लिए जाना जाता है क्योंकि स्नो लियोपार्ड्स का ये प्रमुख आवासीय क्षेत्र है। ये संरक्षण रिजर्व कई प्रकार के वन्य जीव, कई तरह के दो वन्य जीव अभ्यारण्यों से भी घिरा हुआ है। जैसे एक है किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य और एक है चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य। इनको भी जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पर यह स्थित है और इसलिए इसका पारिस्थितिक महत्व विशेष रूप से स्थापित होता है। इस संरक्षण रिजर्व यानी तसराप जू संरक्षण रिजर्व में प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? हिम तेंदुआ यहाँ पर पाया जाता है, तिब्बती भेड़िया भी यहाँ पर पाया जाता है, भरल यानी नीली भीड़ यहाँ पाई जाती है, हिमालयन आइबेक्स की उपस्थिति यहाँ पर है, जंगली गधा यानी कियांग की उपस्थिति है और तिब्बती अर्गली उंगुलेट की अवस्थिति भी यहाँ पर है। प्रमुख पक्षी प्रजातियां इस अभ्यारण्य में कौन सी हैं? रोज फिंच, तिब्बती रेवन, येलो बिल्ड चौफ, ये प्रमुख पक्षी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। संरक्षण के प्रबंधन हेतु यानी इसका जो संरक्षण किया जाएगा, संरक्षण का प्रबंधन करने के लिए एक कमेटी स्थापित की जाएगी जिसमें स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यानी इस तरह की व्यवस्था के माध्यम से जो इंडिजिनस पीपल है या आप ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय समुदाय है उसकी भागीदारी को स्थापित किया गया है
इस प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया को संरक्षित करने के अंतर्गत। और जैसा कि पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि अगर हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बचाना है, पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम स्थानीय समुदाय की भागीदारी स्थापित करें। तो यहाँ पर जो प्रबंधन कमेटी इस तसराप चू संरक्षण रिजर्व के लिए बनाई जाएगी, उसमें स्थानीय पंचायतों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सामान्य बात हुई। स्पीति घाटी के बारे में जान लेते हैं। स्पीति घाटी एक ऊंचाई वाला, ठंडा और दुर्गम क्षेत्र है। ये उत्तर में लद्दाख, पूर्व में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्पीति, ये बात किसके बारे में हो रही है? ये बात हो रही है तसराप चू संरक्षण रिजर्व के बारे में। तसराप चू संरक्षण रिजर्व उत्तर में लद्दाख, पूर्व में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पश्चिम में चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दक्षिण में कबजीमा नाला से एक प्रकार से घिरा हुआ है। और यहीं पर दो नदियों का संगम होता है, ओनम नदी और चारप नदी, चारप नाला। तो चारप नाला का और ओनम रिवर का यहाँ पर संगम भी होता है, इसी संरक्षण रिजर्व में होता है। इस क्षेत्र को ट्रैकिंग के लिए, इको टूरिज्म के लिए, फोटोग्राफी और अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और भविष्य में हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म बढ़ाने के अंतर्गत इसकी विशिष्ट भूमिका हो सकती है। तो कई मायनों में ये खास है। इस पर बात हमने कर ली। अब हमारे लिए जरूरी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का यहाँ पर चर्चा आई है, उसकी धारा की भी बात आई है, 36A की। तो इस 36A के सब क्लोज 1 के बारे में जान लेते हैं। राज्य सरकारें किसी क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित कर सकती हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A के सब क्लोज 1 का इस्तेमाल करके। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, यानी जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है किसी क्षेत्र का, और जो वहां पर बायोडायवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, उसको संरक्षित करना ही इसका उद्देश्य होता है जब हम किसी क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व घोषित करते हैं। जो तसराप चू संरक्षण रिजर्व है, ये भारत का कौन सा संरक्षण रिजर्व घोषित हुआ है? 146वां। ये किस प्रकार के क्षेत्र होते हैं? ये इस प्रकार के क्षेत्र होते हैं जो कि किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर के होते हैं। WLS या NP से बाहर के ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जो बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के संरक्षण रिजर्व बहुत से वन्य जीवों का आवासीय क्षेत्र होते हैं। और इसलिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर के ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि भारत में इसको मिलाकर के, यानी तसराप चू संरक्षण रिजर्व को मिलाकर के अब 146 संरक्षण रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। अधिनियम एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। किसके लिए यह अधिनियम कानूनी ढांचा किसके लिए प्रदान करता है? जंगली जानवरों, पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इनमें रहने वाले वन्य जीवों के आवासों के प्रबंधन के लिए, जंगली जानवरों, पौधों और उनसे बने उत्पादों के व्यापार के रेगुलेशन के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अधिनियम उन पौधों और जानवरों की अनुसूचियों को भी सूचीबद्ध करता है जो जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में आप अनुसूचियों को देखते हैं। आप अनुसूची 1 पहली देखते हैं, दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी अनुसूची देखते हैं। और अनुसूची 1 में शामिल होने वाले वन्य जीवों को हाईएस्ट लेवल का या वन्य पौधों को उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान किया जाता है, उच्च स्तर की निगरानी में रखा जाता है ताकि उनके संरक्षण को आगे बढ़ाया जा सके। वन्य जीव अधिनियम ने 1972 का जो वन्य जीव अधिनियम था, इसने साइट्स में भारत के प्रवेश को भी सरल बना दिया था। साइट्स क्या है? ये एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। वन्य पौधों और वन्य जीवों की उन संकटग्रस्त प्रजातियों जो कि जिनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उन्हें खतरा हो सकता है, उस पर एक कन्वेंशन है। और संकटग्रस्त वन्य जीवों की, वन्य पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर अलग अलग प्रकार की संरक्षण स्थापित करता है। और इसके भी परिशिष्ट बनाए गए हैं। परिशिष्ट 1 में उन वन्य पौधों को, वन्य जीवों को रखा जाता है जिनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखी जाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने का प्रयास किया जाता है और इसके माध्यम से उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का एक तथ्य जानना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था, और जम्मू कश्मीर अब एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य में 2019 से पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं होता था, लेकिन पुनर्गठन अधिनियम के बाद अब यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होता है।
ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। हमारी जो दूसरी खबर जुड़ी हुई है वो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पर प्री मॉनसून आबादी आकलन यानी प्री मॉनसून पॉपुलेशन एस्टिमेशन की शुरुआत हो चुकी है। और ये एस्टिमेशन किसके द्वारा करवाया जाएगा? ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 8 दिवसीय प्रोटोकॉल के तहत फेज 4 की निगरानी यानी फेज 4 मॉनिटरिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके दिशा निर्देशों एनटीसीए के दिशा निर्देशों के अनुसार बाघों बाघों के साथ जो सह शिकारी प्रजातियां हैं उनकी शिकार प्रजातियों यानी जिनका शिकार किया जाता है और उनके आवास का एक आकलन किया जाता है और वो आकलन यहाँ पर किया जाएगा। 11 से 13 मई के दौरान मांसाहारी और बड़े शाकाहारी जानवरों के चिन्हों का सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी उपस्थिति का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। उनकी उपस्थिति का पता न केवल कैमरा ट्रैकिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति का पता लगाया जाएगा बल्कि अलग अलग प्रकार के पद चिन्हों का इस्तेमाल करके उनके मल के संकेत देख करके भी उनकी उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाएगा। उनकी आबादी का एक आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। 16 मई तक 14 से 16 मई तक वनस्पति मानव व्यवधान भूमि आवरण वल्चर आदि जैसे पक्षियों की भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। 17 मई को सभी डेटा को संकलित करके एनटीसीए को सौंपा जाएगा और एनटीसीए के पास अगर इस प्रकार के बेहतर आंकड़े होते हैं तो अलग अलग वन्य जीवों के संरक्षण के अंतर्गत और साथ ही किसी क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखने से संबंधित बेहतर निर्णय इस प्रकार की अथॉरिटी प्राधिकरण ले सकते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की अवस्थिति देख लेते हैं। तमिलनाडु में स्थित है और कहां पर स्थित है? यहाँ पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में ये पड़ता है। रिजर्व तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट यहाँ तक वेस्टर्न घाट पहुंचता है तो वेस्टर्न घाट में स्थित है और इसको इसको आप जानते हैं कि स्थानीय रूप से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, लेकिन स्थानीय रूप से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के रूप में इसको जानते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का? बंगाल टाइगर सहित अन्य वन्य जीवों का संरक्षण करना। अन्य प्रमुख जानवर कौन से पाए जाते हैं टाइगर रिजर्व में? भारतीय हाथी, भारतीय तेंदुआ, नीलगिरी तहर जो कि यहाँ की स्थानिक मानी जाती है। आप जानते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में स्थानिक नीलगिरी तहर, गोर शेर जैसी पूंछ वाले मकाल, लोयन टेल्ड मैकॉक, इस पर यूपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है। सांभर हिरण, स्लोथ बियर और नीलगिरी लंगूर यहाँ पर पाए जाते हैं। पक्षियों की भी विविधता देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर हॉर्नबिल, जंगल फाउल, ईगल, किंगफिशर और कॉर्मोरेंट जैसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा सरीसृप, अलग अलग तरह के सांप प्रजातियां, उभयचर और 2000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। और ये सारी चीजें मिलकर के क्या बताती हैं? ये सारी चीजें हमें मिलकर के बताती हैं कि इस क्षेत्र में जैव विविधता कितने बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। यानी बायोडायवर्सिटी का एक पूरी तरह से आप खान कह सकते हैं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। और इस प्रकार की क्षेत्रों को संरक्षित रखना भारत के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए हमारी चर्चा का विषय भी ये बना है। दक्षिण भारत के एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माना जाता है। हॉटस्पॉट के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जैसा कि हमने देखा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है और इसलिए महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। अलग अलग वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के अंतर्गत, अलग अलग वन पौधों को संरक्षण प्रदान करने के अंतर्गत, बाघों और अन्य जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए भी एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है जहां पर वो प्राकृतिक वैभव देख सकते हैं और वन्य जीवन का एक अद्भुत संयोजन भी इनको देखने को मिल सकता है। तो प्राकृतिक वैभव को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, जिससे एक प्रकार से इको टूरिज्म के माध्यम से राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। इस क्षेत्र का इस्तेमाल पर्यावरणीय शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। उसमें भी ये सहायक है, इसलिए अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का विशिष्ट महत्व है। तमिलनाडु में अन्य कौन से टाइगर रिजर्व है? तमिलनाडु में 4 और टाइगर रिजर्व है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अलावा। एक है सथ्यमंगलम टाइगर रिजर्व, एक है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और तीसरा है कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व और चौथा है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो इन 4 और टाइगर रिजर्व को आप याद रखिएगा। तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अलावा ये भी टाइगर रिजर्व है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें हमें पता लगा है कि शिपिंग उद्योग के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की किस प्रकार की रणनीतियां हो सकती हैं। इस बैठक के बारे में जान लेते हैं। शिपिंग उद्योग और कार्बन उत्सर्जन हमारे टॉपिक का नाम है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का 83वां सत्र हुआ। ये सत्र किससे संबंधित था? ये वस्तुतः इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी यानी मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी का 83वां सत्र था, जो वैश्विक शिपिंग के माध्यम से यानी वैश्विक मालों को, मालवाहक जो जहाज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करते हैं और अलग अलग देशों में चीजें मंगाई जाती हैं, तो जो हमारी पूरी शिपिंग इंडस्ट्री है जो कि समुद्र के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम करती है, ये वैश्विक शिपिंग से उत्सर्जन को कम करने के लिए मार्केट बेस्ड मेजर को अपनाने पर केंद्रित था। यानी जो आईएमओ का मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी का 83वां सत्र हुआ, ये किस पर बेस्ड था? ये इस पर बेस्ड था कि जो वैश्विक शिपिंग की स्थिति है उससे के माध्यम से होने वाले जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए हमें किस प्रकार की अप्रोच अपनानी चाहिए? बाजार आधारित तरीकों को अपनाना चाहिए। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि एक ऐसे मैकेनिज्म को अपनाया जाए, एक ऐसे तंत्र को खड़ा किया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो और साथ ही जिससे आर्थिक विकास भी न घटे, आर्थिक रूप से भी न्याय संगत हो। यानी अगर हमने इस प्रकार के मेजर अपना लिए जिससे आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो बहुत से ऐसे समुदाय हैं जिनकी आजीविका घटेगी, और अगर उनकी आजीविका घटेगी तो वो अन्य तरीके अपनाएंगे जो ज्यादा किस प्रकार के हो सकते हैं, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीके होने चाहिए वो आर्थिक रूप से न्याय संगत होने चाहिए, यानी अलग अलग समुदायों पर कम से कम प्रभाव पड़े, उनकी आजीविका खतरे में न पड़े, इस प्रकार के हमारे उपाय होने चाहिए। ये जो बैठक हुई है इसमें अनिवार्य उत्सर्जन शुल्क पर भी चर्चा हुई है। यानी अगर शिपिंग इंडस्ट्री के माध्यम से उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन होता ही होता है, तो हमें एक शुल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शिपिंग को दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र बना सकता है। यानी अगर ये अनिवार्य उत्सर्जन शुल्क शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाया जाता है तो ये शिपिंग इंडस्ट्री को दुनिया का पहला ऐसा क्षेत्र बना सकता है जहां पर बाध्यकारी जलवायु लक्ष्य अपनाए जाएंगे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। इस पूरी बैठक में किस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए हैं, उन प्रस्तावों पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। एक प्रस्ताव ये रखा गया है कि प्रत्येक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर एक निश्चित शुल्क लगा दिया जाए। मानी अगर कोई 1 टन या 2 टन या 3 टन कार्बन उत्सर्जन करता है तो उस पर एक निश्चित मात्रा में शुल्क लगा दिया जाए, यानी उस पर एक शुल्क निर्धारण कर दिया जाए और फिर इस शुल्क का उपयोग अलग अलग प्रकार के ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के अंतर्गत कर लिया जाए। एक सुझाव ये आया। एक सुझाव चीन की तरफ से यह आया कि बाजार आधारित प्रणाली को अपनाया जाए और जहां जहाज पर कॉम्प्लायंस यूनिट ट्रेड कर सके। कॉम्प्लायंस यूनिट को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि कोई भी जहाज कितना कार्बन उत्सर्जित करता है, इसको हम किसके माध्यम से मापें? इसको हम माने कंप्लायंस यूनिट के माध्यम से इसे मापें। और अगर कोई भी जहाज अपनी निर्धारित मात्रा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, तो उसे किसी अन्य जहाज से कंप्लायंस यूनिट खरीदने होंगे, ऐसे जहाज से जिसने अपनी निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में कार्बन उत्सर्जन किया है। ये इसी प्रकार की व्यवस्था है जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग की व्यवस्था खड़ी हुई है, उसी तरह की शिपिंग इंडस्ट्री में एक व्यवस्था का सुझाव चीन के द्वारा दिया गया है जो कि उत्सर्जन को कंप्लायंस यूनिट के रूप में मापता है और इसके ट्रेड की बात करता है, और फिर बात करता है कि इसके माध्यम से अलग अलग शिपिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वो ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों में निवेश करे, वैकल्पिक स्रोतों को अपनाए, विशेष तौर से हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को वैकल्पिक स्रोत के ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ा है। और ये तभी खड़ा हो सकता है जब किसी न किसी प्रकार से शिपिंग इंडस्ट्री पर एक दबाव रहे। तो ये भी महत्वपूर्ण सुझाव था। यूरोपीय संघ का सुझाव था कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित कोष के तहत ग्रीन हाउस गैस टैक्स लगाने का सुझाव इसने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जहाज कितना ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन इसके अंतर्गत आती है, नाइट्रस ऑक्साइड इसके अंतर्गत आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कोई भी जहाज कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, इन सभी की मात्रा को कार्बन इक्विवेलेंट के रूप में हम मापने का प्रयास करते हैं ताकि एक समान मापक इनके
निर्धारित किया जा सके और उसके आधार पर निर्णय लेने में आसानी हो। तो कोई जहाज कितना ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा है, उसी के माध्यम से उसी के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाए और इसके माध्यम से इस टैक्स से एक कोष बनाया जाए और इस कोष का इस्तेमाल किसके अंतर्गत किया जाए, ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के अंतर्गत किया जाए। और जिन देशों को जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने में एक प्रकार से वित्त फंडिंग अड़चन बनती है, उनकी भी इस कोष के माध्यम से मदद की जाए। भारत ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया ब्रिजिंग मैकेनिज्म का। भारत का ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। इसमें क्या किया, भारत ने कहा कि जो सिर्फ नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज हैं, उन्हीं पर शुल्क लगाया जाए और जीरो या नियर जीरो फ्यूल्स का उपयोग करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए। सीधी सी बात है कि ऐसे जहाज जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो इस प्रकार से जहाजों में ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, उन पर किसी प्रकार का टैक्स न लगाया जाए और केवल नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर ही टैक्स का इस्तेमाल किया जाए। भारत का ही एक संवर्धित संस्करण, भारत का ही एक एडवांस संस्करण सिंगापुर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें सिंगापुर ने कहा कि हमें फ्यूल स्टैंडर्ड के आधार पर ही ये टैक्स लगाना चाहिए। यानी एक फ्यूल स्टैंडर्ड निर्धारित कर देना चाहिए कि कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और वो कितना ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल कर रहा है और उसी के आधार पर अलग अलग जहाज की एक रेटिंग निर्धारित की जानी चाहिए। क्रेडिट और डेबिट व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। यानी अगर कोई जहाज ग्रीन हाउस गैसेस का बड़े स्तर पर उत्पादन करता है तो उसका एक प्रकार से नेगेटिव उसको रेटिंग दी जानी चाहिए, और अगर कोई जहाज ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करता है ग्रीन टेक्नोलॉजी के आधार पर, जो नवीकरणीय ईंधन है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है या फिर एलएनजी का इस्तेमाल करता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता है, तो उसको पॉजिटिव रेटिंग कर देनी चाहिए, यानी क्रेडिट उसको करवाना चाहिए। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर है पॉजिटिव रेटिंग। और इस प्रकार से क्रेडिट डेबिट आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करके हम एक कोष भी बना सकते हैं और इस कोष का इस्तेमाल हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के अंतर्गत कर सकते हैं, अलग अलग देशों को मदद पहुंचाने के अंतर्गत भी कर सकते हैं। तो इस पूरी बैठक में ये महत्वपूर्ण एक प्रकार से प्रस्ताव रखे गए। निर्णय क्या लिया गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसकी मैरीटाइम एनवायरनमेंट जो ये 83वां सत्र हुआ, उसमें सिंगापुर के भारत आधारित हाइब्रिड मॉडल को नेट जीरो फ्रेमवर्क के रूप में स्वीकार किया गया। जो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बताई गई थी वो आपको बताई गई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी, एनवायरमेंट मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी। तो यहाँ पर जो बात हुई है कि 83वां मरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी की जो 83वीं बैठक हुई है, उसमें भारत आधारित जो हाइब्रिड मॉडल प्रस्तुत किया है सिंगापुर ने, उसको एक बेहतर मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। नेट जीरो फ्रेमवर्क के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो भविष्य में एक ऐसे उत्सर्जन की मात्रा की तरफ हमें ले जाएगा कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही कार्बन अलग अलग पद्धतियों के माध्यम से सोखा भी जा रहा है, अवशोषित भी किया जा रहा है। यानी किसी भी गतिविधि के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन नहीं बढ़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रहा है। इसका परिणाम क्या रहा, इस पर एक वोटिंग हुई। 63 सदस्यों ने इसका समर्थन किया प्रस्ताव का, 16 ने विरोध किया और 22 सदस्य अनुपस्थित रहे। लेकिन ये निर्णय जो लिया गया है ये अंतिम नहीं है। अभी एक मरीन पॉल्यूशन पर जो कन्वेंशन हुआ था, जो आईएमओ के तत्वाधान में ही हुआ था, और मरीन पॉल्यूशन पर जो कन्वेंशन 1973 में आईएमओ ने यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अपनाया था, जिसको हम मार्पोल कन्वेंशन कहते हैं, उसके अनेक्स 6 में संशोधन के रूप में इसको शामिल किया जाना होगा। यानी जब तक हम मार्पोल कन्वेंशन के अनेक्स 6 में संशोधन के रूप में इस व्यवस्था को शामिल कर देंगे, तभी ये अपने अंतिम रूप में हमारे सामने आएगी। और अंतिम स्वीकृति के लिए जरूरी है कि 2/3 बहुमत इसे मिले और बाद में 6 महीने की समीक्षा अवधि भी इसके लिए आवश्यक होती है। विरोध का अधिकार भी इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है, यानी अगर कोई राष्ट्र या कई राष्ट्रों का समूह इस व्यवस्था से सहमत नहीं है तो इसका विरोध भी कर सकते हैं। यदि 1/3 देश जो कुल वैश्विक जहाजी टन भार का 50% का प्रतिनिधित्व करते हैं लिखित आपत्ति दर्ज करते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को रोका भी जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं बारीकी से कि किस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए।
अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पूरी बैठक में? जैसे सऊदी अरब जैसे देशों की जो महत्वपूर्ण तेल निर्यातक देश है, उनकी प्रतिक्रिया ये है कि वो ग्रीन फ्यूल की ओर संक्रमण का विरोध करते हैं, क्योंकि इनको तेल के निर्यात से काफी फायदा होता है, उससे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है और ये इनकी पूरी कोशिश है कि ये अपने ईंधन बाजार को बचाएं। इसी तरह से छोटे द्वीपीय राष्ट्र और विकासशील देशों ने भारी कार्बन टैक्स के पक्ष में एक प्रकार से रहते हैं, ताकि उस राजस्व का इस्तेमाल हरित विकास टेक्नोलॉजी को विकसित करने में छोटे द्वीपीय राष्ट्र और विकासशील देश कर सके। चीन और अन्य समुद्री ताकतों की ये डिमांड है कि कम टैक्स की व्यवस्था को लाया जाए, ताकि अलग अलग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बने रहें, आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान ना हो। नॉर्वे और स्कैंडिनेवियाई देश, नॉर्वे और स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन सा देश शामिल हो जाएगा? जैसे इसमें आ जाएगा आपका स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क जैसे देश इसमें शामिल हो जाएंगे। और पहले से किए गए निवेशों के लिए क्रेडिट प्रणाली की इन्होंने मांग की। इनका कहना यह है कि हम तो पहले से ही ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और इसलिए अगर किसी भी प्रकार की नई व्यवस्था अपनाई जाती है तो उस नई व्यवस्था में इन्हें कई प्रकार की छूट दी जानी चाहिए, यानी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में पहले से ही ऐसे कदम उठाए हैं जो प्रदूषण को कम करते हैं, उत्सर्जन को कम करते हैं। ब्राजील ने कहा है कि जहाजों में मेथनॉल ईंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेथनॉल ईंधन के माध्यम से विशेष तौर से जो आप कह सकते हैं कि ऐसा एक मेथनॉल आपने सुना होगा, ई मेथनॉल यानी इलेक्ट्रोमेथनॉल, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नगण्य मात्रा में, एक प्रकार से इलेक्ट्रोमेथनॉल से ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है वो नगण्य मात्रा में होता है। तो इस प्रकार के ईंधन को प्राथमिकता देने की वकालत ब्राजील के द्वारा की गई है। इसी प्रकार से ग्रीस जैसे पारंपरिक जो समुद्री राष्ट्र हैं, उन्होंने इस पूरी व्यवस्था पर संदेह जताया है और ये कहा है कि ये ग्रीन टैक्स जरूरी है या व्यवहारिक है या व्यवहारिक नहीं है, इस पर अभी और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर अध्ययन करने की आवश्यकता है इस पूरी व्यवस्था पर, तो उसने एक स्केप्टिसिज्म प्रस्तुत किया है इस पूरी व्यवस्था पर और ज्यादा रिसर्च की डिमांड। इसके अलावा एक और टॉपिक जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, मानसून की पूर्व आगमन पर। आप जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में मानसून का पूर्व आगमन हुआ है। आईएमडी ने इसकी घोषणा भी की है। अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है उसने 13 मई 2025 को ये घोषणा की है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो दक्षिण बंगाल की खाड़ी यानी इस क्षेत्र में, दक्षिण अंडमान सागर, ये अंडमान सागर है, ये यहाँ पर पड़ेगा दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह यानी इस क्षेत्र में, और उत्तर अंडमान सागर के उत्तर अंडमान का क्षेत्र यहाँ पर पड़ेगा इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर मॉनसून का आगमन हो चुका है। मॉनसून का इस क्षेत्र में आगमन सामान्यतः 19 मई के आसपास होता है, लेकिन इस बार 12-13 मई को ही मॉनसून का आगमन हो गया है, जो अपने आप में काफी बेहतर प्रगति को बता रहा है कि मॉनसून इस बार जल्दी आने की संभावना है। भारत में मॉनसून के आगमन को केरल में आने के बाद घोषित किया जाता है, और केरल में मॉनसून के आगमन की सामान्य तिथि क्या है? 1 जून है। लेकिन इस बार माना जा रहा है, मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि केरल में भी मॉनसून 27 मई के आसपास आ जाएगा, यानी भारत में मॉनसून के अर्ली आने की अर्ली एंट्री की घोषणा एक प्रकार से हो चुकी है। अगर हम इस क्षेत्र में जिन क्षेत्रों की हमने बात की है सामान्य तौर से देखें कि मॉनसून कब आता है, तो वर्ष 2024 में इस क्षेत्र में मॉनसून 19 मई को आया था, 2023 में भी 19 मई को आया था, 2022 में 16 मई, 2021 में 21 मई, 2020 में 17 मई और 2019 में 18 मई को आया था। इस पर हमने इन फोकस प्रोग्राम भी किया है, वहां पर हमने विस्तार से इसके बारे में बताया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मॉनसून का जो आगमन है वो लगभग 1 सप्ताह पहले हो गया है, और केरल में भी उसके जल्दी आने की संभावना है। मॉनसून के बारे में सामान्य चीजें जान लेते हैं। मॉनसून नाम एक अरबी भाषा के शब्द मोसिन से आया है। मोसिन का अर्थ क्या होता है? मोसिन का अर्थ होता है मौसम। तो मॉनसून क्या है? ये पवनों की एक दोहरी प्रणाली, पवनों की एक दोहरे सिस्टम को अभिव्यक्त करता है। किस प्रकार का दोहरा सिस्टम क्यों कहते हैं इसको? दोहरी प्रणाली क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कि मॉनसून को सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मॉनसून के रूप में परिभाषित कर दिया जाता है, लेकिन जो मॉनसून का पूरा सिस्टम है वो केवल दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो कि जून माह में आता है वही नहीं है, बल्कि ये तो जून से सितंबर तक चलता रहता है। सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में जो उत्तर पूर्वी मॉनसून इसकी वापसी होती है उत्तर पूर्वी मॉनसून के रूप में,
वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है और इसलिए इसको दोहरे मानसून के रूप में परिभाषित किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून को सामान्यतः ग्रीष्म मानसून के रूप में परिभाषित किया जाता है और उत्तर पूर्वी मानसून को सामान्यतः विंटर मानसून के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी ये पवनों की दोहरी सिस्टम को अभिव्यक्त करता है। भारत के लिए खास क्यों है? क्योंकि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होने वाली बरसात है, वो भारत के 70% से अधिक भूमि को कवर करती है और जब कवर करती है तो इसके अंतर्गत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत में जो खरीफ की फसल है उसकी उत्पादकता पर इसका असर होता है। खरीफ की फसल कब से कब तक की होती है? जुलाई में, सामान्यतः जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर में सामान्यतः इसकी कटाई होती है। तो मॉनसून पहले आता है या देर से आता है, उसके आधार पर खरीफ फसल की बुआई पहले होगी या बाद में होगी और उत्पादकता कितनी होगी इसका असर पड़ता है कि मॉनसून पहले आया है या बाद में आया है और मॉनसून की स्थिति क्या है, यानी मॉनसून के माध्यम से होने वाली बरसात की मात्रा कितनी रहेगी। भारत में मॉनसून के आगमन को निर्धारित करने वाली कई महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। एक स्थिति यह है कि मॉनसून कब आएगा, कितनी देरी से आएगा, कितनी जल्दी आएगा और कितना मजबूत होगा, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो तिब्बत का पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र कितना बना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के आने को तिब्बत के पठार में कम दबाव का क्षेत्र आकर्षित करता है। आप जानते हैं कि हवाएं उच्च दबाव से कम दबाव के क्षेत्र की ओर बहती है। इसके अलावा मानसून को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है कि उत्तर भारत क्षेत्र में, भारत की भूमि पर तापमान कितना अधिक बना है, क्योंकि अगर तापमान, जो हमारा न्यूनतम तापमान है, वो सामान्य तापमान से अधिक हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और हवाएं उस तरफ आकर्षित होंगी। इसके अलावा ITCZ की भी जो पूरी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की भी एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है? ये विषुवत रेखा के आसपास बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र है। आप जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ये जो इक्वेटर का एरिया है, ये सबसे ज्यादा सूर्य तप प्राप्त करता है, सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करता है। जब सूर्य की ऊष्मा प्राप्त करता है तो यहाँ की हवा कैसी होती है? गर्म हो जाती है। गर्म हवा का नेचर क्या है कि वो ऊपर उठती है और इसका स्थान उच्च, जो दूसरी हवाएं होती हैं जो उच्च दबाव क्षेत्र से आती हैं, वो इसका स्थान लेती हैं और इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र होता है इक्वेटर का, वो क्या होता है? वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इस प्रकार से एक क्षेत्र में आती हैं। तो एक इसलिए इसको कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है। गर्मी के मौसम में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उत्तर की तरफ खिसक जाता है और दक्षिण शीत ऋतु में आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आगमन के अंतर्गत। तो कई प्रकार की स्थितियों की भूमिका रहती है और मानसून भारत के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में खरीफ फसलों की उत्पादकता को निर्धारित करता है। इसके माध्यम से अगर IMD, IMD की स्थापना कब हुई थी? जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी, अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। ये भारत में मौसम पूर्वानुमान की प्रमुख एजेंसी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो अगर एजेंसी पहले से ही मॉनसून का सटीक अनुमान कर ले तो इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारत में कृषि उत्पादकता कम रहने वाली या ज्यादा रहने वाली है, इसकी आकस्मिकताओं के बारे में सरकार पहले से ही निर्णय निर्माण कर सकती है। इस बार कौन से में कारक रहे हैं जो मॉनसून के जल्दी आगमन के महत्वपूर्ण कारक हैं? तो IMD के अनुसार एक कारक यह है कि उत्तर भारत में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। यानी जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक है और जब न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होगा तो इससे हवाएं क्या होगी? गर्म होंगी। गर्म होकर के वो ऊपर उठेंगी और उसका स्थान उच्च वायु दाब के क्षेत्र से आने वाली हवाएं लेंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मॉनसून के लिए जो हवा का गमन है, हवा का आकर्षण है, वो भारतीय भूमि की तरफ हो जाएगा। तो इससे एक पृष्ठभूमि बनती है जल्दी मॉनसून के आने की। साथ ही निचले वायुमंडलीय स्तर पर पश्चिमी हवाओं की उपस्थिति और मजबूती। निचले वायुमंडलीय स्तर यानी एक समुद्र तल से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी हवाओं की उपस्थिति की वजह से भी जो आकर्षण है, जो मानसूनी हवाएं हैं, जो अरब सागर से भारतीय भूमि की तरफ बढ़ती हैं, उनमें एक एक प्रकार से तीव्रता देखने को मिली है। इसी प्रकार से ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी हवाओं की उपस्थिति, ऊपरी वायुमंडल का मतलब होता है 10 से 12 किलोमीटर की जो स्थिति है, वहां पर पश्चिमी हवाओं की एक उपस्थिति देखने को मिलती है
और जब पश्चिमी हवाओं की ये जो उपस्थिति हमें देखने को मिली 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर और नीचे के स्तर पर 1 से 2 किलोमीटर में हमें पूर्वी हवाओं की उपस्थिति देखने को मिली, तो इसने एक इस प्रकार के मानसून परिसंचरण तंत्र को स्थायित्व और संतुलन प्रदान किया, जिसने पृष्ठभूमि का, वैज्ञानिकों का मानना है, जिसने पृष्ठभूमि बनाई भारत में जल्दी मानसून के आगमन की। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगातार 40 दिनों तक पूर्व मानसून वर्षा भी देखने को मिली है, यानी मार्च से लेकर के लगभग मई तक 40 दिनों तक वर्षा देखने को मिली है, जिसने एक आर्द्र वातावरण का निर्माण किया है। ये इसी प्रकार की स्थिति का निर्माण किया है जैसे हमें मानसून के पहले एक बरसात की स्थिति देखने को मिलती है, और ये भी एक कारक रहा है जल्दी मानसून आने का। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में प्रशांत महासागर पर उच्च दबाव की स्थिति हमें देखने को मिली है। ये इक्वेटर प्रशांत महासागर है और उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर की स्थिति यहां पर होगी। आप जानते होंगे कि जब अगर उच्च वायु दाब की स्थिति है तो यहां से हवाओं का गमन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे ला नीना में हम देखते हैं। ला नीना में जो विषुवतीय पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उसका यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जिससे हवाओं का गमन इस प्रकार से होता है। जब हवाओं का गमन इस प्रकार से होता है तो भारत में मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो स्थिति बनी है, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उच्च दबाव की स्थिति बनी है, तो इससे हवाओं का गमन इसके इस प्रकार से होगा, और इसने भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत में मानसून के तीव्र आगमन की एक पृष्ठभूमि बनाई है। इन सभी से एक सशक्त मानसून प्रणाली का निर्माण हुआ है। अब एक महत्वपूर्ण आकलन ये भी किया गया है आईएमडी के द्वारा कि वर्ष 2025 में मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, यानी अनुमानतः देश में जो दीर्घावधिक औसत है वो बारिश 880 मिलीमीटर है, उसके 105% के बराबर वर्षा की संभावना है। इसको हम समझ लेते हैं। जब हम एलपीए लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 30 किसी क्षेत्र में 30 से 50 वर्षों के दौरान होने वाली औसत वर्षा। तो भारत में भी एक आकलन किया गया है। भारत में 1961 से लेकर के वर्ष 2010 के बीच औसतन वर्षा कितनी हुई है, वो हुई है, यहाँ पर यही आंकड़ा दिया है, 880 मिलीमीटर, यानी लगभग 88 सेंटीमीटर। इसके अलावा वर्ष 1971 से लेकर के वर्ष 2020 तक भारत में औसत वर्षा लॉन्ग पीरियड एवरेज कितना रहा है, वो रहा है 868 मिलीमीटर, या आप कह सकते हैं लगभग 87 सेंटीमीटर के आसपास। जब हम ये कहते हैं अगर बरसात इस 87 सेंटीमीटर के 96% से लेकर के 104% के बीच में होती है, इस स्तर पर होती है, तब हम उसे सामान्य वर्षा के रूप में परिभाषित करते हैं। और अगर बरसात 104 से ज्यादा या 96 से नीचे हो तो उसे हम कम बरसात और सामान्य से अधिक बरसात के रूप में परिभाषित करते हैं। इस बार बरसात का लॉन्ग पीरियड एवरेज का कितना संभावना है, 105% की संभावना है, यानी सामान्य से अधिक बरसात की संभावना भारत में अभिव्यक्त की गई है। इसके कई तरह के भारत में सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जैसे भारत में खरीफ फसल की उत्पादकता इससे बढ़ सकती है, भारत में खाद्य सुरक्षा इससे सुनिश्चित हो सकती है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो भूमि जल है, जो भूजल स्तर है, वो भी ऊंचा आ सकता है। भारत में कई ऐसी नदियां हैं जो कि बरसाती पानी के माध्यम से ही चलती हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जा सकता है, जलाशयों में भी पानी की उपस्थिति बेहतर हो सकती है। कई नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं खड़ी की गई हैं, उन जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अलग अलग उद्योगों को भी बहुत बड़े स्तर पर पानी की जरूरत होती है, तो उद्योगों की भी बेहतर स्थिति का निर्माण होगा। भारत के कृषि क्षेत्र में अगर उत्पादकता बेहतर होगी तो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, इससे ग्रामीण क्रय शक्ति कम हो सकती है, जिससे उनके उपभोग में वृद्धि होगी। उपभोग में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि होगी और भारत में बेहतर आर्थिक पृष्ठभूमि का निर्माण होगा, बेहतर आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ की पृष्ठभूमि का निर्माण होगा। इसलिए भारत में ये पूरा एक जल्दी आगमन या 105% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज के मुकाबले बरसात होगी, उसका एक सकारात्मक प्रभाव ये होगा। साथ ही भारत को कई चीजों के प्रति सतर्क भी रहना होगा, जैसे कई क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो सकती है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है, कई क्षेत्रों में नुकसान भी हो सकता है, तो इस तरह की आकस्मिकताओं के प्रति भी भारत को तैयार रहना होगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है तसराप चू
संरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मारपोल कन्वेंशन यानी मरीन पॉल्यूशन पर जो कन्वेंशन है, उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1982, 1973, 1992 या 2005। और चौथा प्रश्न है, भारत में इस वर्ष मानसून के जल्दी आगमन का एक प्रमुख कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है समुद्री सतह का तापमान कम होना, दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा है प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय दबाव में कमी और चौथा ऑप्शन है उत्तर भारत में सामान्य से अधिक न्यूनतम तापमान। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।